नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस में चला जा रहा है। तो यहाँ पे हिंदी स्पेशल में आज हम लोग ग्रामर और हिंदी साहित्य का अभ्यास करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। इससे एग्ज़ाम 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी को लेकर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फेमस क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे करेंगे, कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं। दोस्तों कंठ तालव्य वर्ण दो होते हैं, ए और ए। दोस्तों यहाँ पे कंठ और तालव्य लिखा है, कहने का अर्थ है कि इन दोनों का उच्चारण कंठ और तालव्य दोनों की सहायता से किया जाता है। ओके दोस्तों, वैसे कंठ अगर हम लोग पूछेंगे कंठ वर्ण तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी कंठ में आते हैं। तालव्य चा वर्ण के जितने भी वर्ण हैं वो सभी तालव्य में आते हैं। ओके दोस्तों, फिर आगा स्वर कौन सा है, तो आगा स्वर आपका आ है यहाँ पे। इसका प्रयोग जैसे कि अगर हम लोग हॉकी लिखे यहाँ पे हॉकी, तो हॉकी में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। अगर जैसे कि हम लोग डॉक्टर लिखें तो डॉक्टर में इसके ऊपर यहाँ पे ये लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मात्रा है, ठीक है, आ के जिसके ऊपर ये ऐसे चंद्र बना है, चंद्र बिंदी नहीं, केवल यहाँ पे चंद्र है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाते हैं आगा स्वर का। ओके दोस्तों, फिर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर मा तक। का वर्ग के सभी व्यंजन जो हैं ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य से बोले जाते हैं। ट वर्ग के सभी व्यंजन मूर्धा या मूर्धन से। ता वर्ग के सभी व्यंजन दंत से। और पा वर्ग के व्यंजन तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये आपको याद रखना है। और सभी वर्गों में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे कि ये का वर्ग है तो उसमें 5 व्यंजन होंगे। इसी प्रकार से पा वर्ग में भी 5 व्यंजन है, तो 5 गुणा 5 हो गया। इस प्रकार से ठीक, यहाँ पे 25 व्यंजन होंगे स्पर्श व्यंजन। ओके दोस्तों, तो इनकी संख्या भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अर्धस्वर वर्ण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे य और व ये अर्धस्वर कहलाते हैं। ओके दोस्तों, फिर ल और सा किस प्रकार के वर्ण हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ल और सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इनको दंत वर्ण भी कहते हैं। ओके दोस्तों, इनको बोलने में जो आपकी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करेगी। फिर संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से होता है, तो इनकी संख्या 4 है। और ये सभी कौन कौन से हैं, छत्र ज्ञ स्र। ओके दोस्तों, फिर उच्चारण की दृष्टि से व वर्ण है, मतलब कि जो उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पे व है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ वर्ण 2 होते हैं, एक आपका व है और फा। लेकिन फा कौन सा, जिसके नीचे यहाँ पे नुक्ता लगा है, यहाँ पे ये वाला। अगर आप ये वाला फा लिखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों ही रखता है, तो ये आपको याद रखना है। दंतोष्ठ वर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वा और फा। फा कौन सा, जिसके नीचे नुक्ता लगा है। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये भी आपके 4 होते हैं, य र ल व। ओके दोस्तों, फिर छ किन वर्णों से मिलकर बना है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बना लेंगे। तो छा यहाँ पे का और सा से मिलकर बना है। देखिए प्लस के पहले जो भी व्यंजन होंगे उसके नीचे लंत लगा रहेगा, और यहाँ पे ये षटकोण वाला सा ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में ये तो रहेगा, ये सही ऑप्शन है वो रखते ही हैं। आपको कन्फ्यूज करने के लिए सा के स्थान पे दूसरा सा रख देंगे, सपेरा वाला सा, सलने वाला सा रख देंगे। का के यहाँ पे भी इसके नीचे भी हलंत लगा सकते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी चारों ऑप्शन आराम से देखिए, उसके बाद आपको गोला भरना है। एक और क्वेश्चन पूछता कि हिंदी वर्णमाला में, माना कि हिंदी वर्णमाला में छा का स्थान किस वर्ण के बाद आता है, तो छा का स्थान का के बाद आएगा। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर 3 होते हैं, छोटा, छोटी और छोटा हो, क्योंकि इनसे अन्य स्वर के निर्माण किया जा सकता है। अब जैसे अगर हम लोग छोटा आ और छोटा दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग छोटी और छोटी मिलाएं तो बड़ी बनेगी। छोटा हो बनाए तो बड़ा हो बनेगा। तो यहाँ पे इन सभी तीनों को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। फिर अर्धविराम का चिन्ह है। देखिए अब यहाँ पे चिन्ह वाले क्वेश्चन आ गए। अर्धविराम का चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे बिंदी और उसके नीचे एक कॉमा। ये ऑप्शन में यहाँ पे ये भी लगा रहता है ऐसे, ये कॉमा वाला, तो इसको हम लोग अल्प विराम कहते हैं। ओके दोस्तों, ये आपका अल्प विराम है, इसे हम लोग कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लोग सेमी कॉलम कहते हैं। ठीक है, सेमी कॉलम कहते हैं। तो ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है। फिर विस्मय बोधक का चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पे एक खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदी, इसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इसका प्रयोग आश्चर्य में, विस्मय में, हर्ष में, शोक में आदि वाक्यों में, यह जो हर्ष है, शोक है, उल्लास है, उसको दर्शाने में किया जाता है। जैसे हुर्रा,
उसके बाद ये चिन्ह आएगा हम मैच जीत गए। ओके दोस्तों, हाय मैं लुट गया, तो हाय के बाद ये चिन्ह आएगा, मतलब शोक को वहाँ पे वो प्रदर्शित कर रहा होगा दोस्तों। फिर पुस्तक शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। विश्व की जितनी भी पुस्तकें हैं तो उसके एक समूह का ये उल्लेख करा रहा है। ओके दोस्तों, लेकिन अगर किसी विशेष पुस्तक का नाम है, जैसे कि हमने कहा रामचरितमानस, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पुस्तक है तो यहाँ पे संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा है। फिर हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, दोस्तों हरा आपका विशेषण है, इससे बनेगा भाववाचक संज्ञा हरियाली, तो हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है। ओके दोस्तों, जैसे नीला से नीलमा बनेगा, इसी प्रकार से लाल से लालमिया बनेगा। फिर सूर्योदय में कौन सी संधि है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है, जहाँ पे ओ की मात्रा लगी हो मध्य में वहाँ पे गुण संधि होती है, तो यहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे हमने आपसे कहा जन्मोत्सव, देखिए माँ में ओ की मात्रा लगी है, जन्मोत्सव है। इसी प्रकार से परोपकार, रा में ओ की मात्रा लगी है, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय होगा। उदय का अर्थ है कि उगना या निकलना। होगा दोस्तों, फिर स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे इसके 5 भेद होते हैं। ऑप्शन में 3 भी रखता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संधि के कितने भेद हैं तो फिर 3 हो जाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़ और अयादि। फिर दशानन में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, दशानन में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, जिस समास में दोनों पद मुख्य न हो, जबकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। देखिए 10 प्लस आनन यानी 10 मुखों वाला, अर्थात कौन, रावण। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, क्योंकि रावण के पास ही 10 मुख थे, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। जैसे अगर आपसे कहे लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है, तो भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के जो शब्द है, जैसे दशानन है, लंबोदर है, त्रिनेत्र है, पंचमुखी है। अब देखिए पंचमुखी आ गया, बहुत से बच्चे द्विगुण समास में गोले बढ़ते हैं, वो केवल पंच देखते हैं, वो सोचते हैं कि जो पहला पद है वो संख्यावाचक है, तो यहाँ पे द्विगुण समास होगा, लेकिन ऐसा नहीं। पंचमुखी, 5 मुखों वाले, अर्थात कौन, हनुमान जी, तो वहाँ पे भी आपका कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है, तो ये अवधी भाषा में रचित है, और इस महाकाव्य के जो प्रसिद्ध लेखक हैं तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने इसको लिखने में 2 वर्ष 8 महीने का समय लिया था। ओके दोस्तों, इसके कुल 7 कांड है, ये आपको याद रखना है, जैसे कि बालकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा लंका कांड, ये सब इसके प्रसिद्ध कांड हैं। फिर तमस उपन्यास के लेखक है दोस्तों, तमस का एक तरह से पर्यायवाची अंधकार, तमिस्त्र, तो इसके जो उपन्यासकार है उनका नाम भीष्म साहनी। होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मेजय का नागयज्ञ किसका नाटक है, तो इसके नाटककार है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट कहते हैं। होगा दोस्तों, इन्होंने कई सारे नाटक लिखे हैं, जैसे कि जन्मेजय का नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, तो ये सभी इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके केवल 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। होगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहते हैं, छायावाद के मुख्य कवियों में इनका स्थान है। फिर 11 वर्ष का समय के कहानीकार हैं, तो 11 वर्ष के समय ये जो कहानीकार हैं उनका नाम क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। होगा दोस्तों, इनका एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि, जिसमें उनके कई सारे निबंधों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, तपोबल में कौन सी संधि है, देखिए यहाँ पे पा में ओ की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पे बा गया। ओ के मात्रा बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन आ जाए या यार अलावा आ जाए, तो वहाँ पे संधि विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे विसर्ग संधि और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, तपह प्लस बल। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे मनोज, तो मनोज में नाम में ओ की मात्रा लगी और जा लिखा है, तो जा, चा वर्ग का तीसरा व्यंजन आ गया, चा छा जा आ गया यहाँ पे तीसरा व्यंजन, तो उसमें भी आपकी संधि कौन सी हुई, विसर्ग संधि, उसका क्या बनेगा, मन प्लस जा बनेगा। ओके दोस्तों। फिर परमाल रासो का अन्य नाम है, देखिए रासो का भी यहाँ पे आदिकाल में लिखे गए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, बिसल देव रासो है, तो रासो काव्य का अन्य नाम है आह्लाउदल कहते हैं। ओके दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम है आह्लाउदल, और इस रासो काव्य के लेखक है जगनेक हैं। ओके दोस्तों। फिर अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा, तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन होगा। ओके दोस्तों। अनिवार्य का विलोम होगा, जिसे करना आवश्यक हो उसको हम लोग अनिवार्य कहते हैं, तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा, ऐच्छिक या वैकल्पिक है। ओके दोस्तों, मतलब कि जिसे करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो उसको ऐच्छिक या वैकल्पिक कहते हैं। फिर उत्कर्ष का विलोम होगा,
तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष होगा। फिर नेक्स्ट धर्मयुग पत्रिका के संपादक हैं धर्मवीर भारती। ओके दोस्तों, इसका आंसर तो हम कभी भोले से भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जब मैं 9th में था तो एक मेरी मैम थी जो हिंदी पढ़ा रही थी, तो उन्होंने मेरे से यह क्वेश्चन पूछा कि धर्मयुग पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन धर्मवीर भारती मुझे आ रहा था, लेकिन मैंने फिर मतलब डाउट में रह के नहीं बताया, तो उसके पीछे मैं आधे घंटे तक मुर्गा बना रहा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे धर्म से धर्मयुग देखिए, धर्म और यहाँ पे धर्म लिखा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे धर्मवीर भारती इसके संपादक हैं। नेक्स्ट अशोक के फूल के निबंधकार हैं। तो अशोक के फूल इसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये द्विवेदी योग में आते हैं। इनके अन्य निबंध जैसे कि कुटज है, ठीक है, पुनर्नवा है। इनके एक प्रसिद्ध उपन्यास बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। होगा दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी एक निबंध है आलोक पर्व, उसके लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं, तो इनके निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह केवल इन्होंने निबंध ही लिखे हैं, जैसे कि पवित्रता, कन्यादान, तो ये सब इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं। फिर ऋषि का स्त्रीलिंग होगा, तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है, ऋषिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में नेतायन रखते हैं, तो बहुत से बच्चे नेतायन में गोला बढ़ते हैं, वो गलत हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री होगा। देखिए यहाँ पे ता है, ता को आपको त्रा बना देना और उसमें बड़े की मात्रा लगा देनी है। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि दाता, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहाँ पे दाता लिखा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ता है, इसको आप लोग त्रा बना दीजिए और इसमें बड़े की मात्रा लगा दीजिए। ओके दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये लिख के बताना कि कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने करते हैं, बाकी हम लोग और अच्छे क्लास में हम लोग के और दूसरा कंटेंट पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लोग आधे से आधे लाइक करिए। दोस्तों आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो अगर लाइक और कमेंट करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं। जय हिंद दोस्तों।